करोड़ों लोग मरे, लाखों परिवार उजड़ गए और जिस आदमी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया दुनिया को इस महामारी से बचाने के लिए, अब उस पर सबसे बड़ा आरोप लगा है कि शायद वो खुद इस तबाही की वजह जानता था और उसने सच को दबा दिया। ये कहानी है डॉक्टर एंथनी फाउची की, अमेरिका के सबसे ताकतवर मेडिकल अफसर। ये कहानी है उस महिला की जिसने अपनी कुर्सी छोड़ने वाले आखिरी दिन एक ऐसा बम फोड़ा जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ये सिर्फ एक पुरानी खबर नहीं, ये कहानी है इसी जून महीने की। शुरू से समझते हैं। डॉक्टर एंथनी फाउची अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज यानी NIAID के डायरेक्टर थे। लगभग 4 दशकों तक वो अमेरिका के सबसे भरोसेमंद इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट माने जाते रहे। कोविड के दौरान तो वो अमेरिका का चेहरा बन गए थे। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर बड़े फैसले में फाउची की मौजूदगी होती थी। लेकिन इसी फाउची की एजेंसी ने साल 2014 से इको हेल्थ एलायंस नाम की एक अमेरिकी संस्था को एक रिसर्च ग्रांट दिया। ये पैसा आगे चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को सब ग्रांट के तौर पर भेजा गया। मकसद बताया गया, चमगादड़ों में मौजूद कोरोना वायरस का अध्ययन, ताकि भविष्य में किसी महामारी के खतरे को पहले से समझा जा सके। अब यहीं से विवाद शुरू होता है। फाउची ने 2021 में अमेरिकी कांग्रेस के सामने कहा था, और मैं उसके बयान का सार बता रहा हूं, कि उनकी एजेंसी ने वुहान लैब में कभी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च फंड नहीं की। गेन ऑफ फंक्शन यानी ऐसी रिसर्च जिसमें किसी वायरस को जानबूझकर ज्यादा संक्रामक या ज्यादा खतरनाक बनाया जाता है। फाउची का कहना था कि ग्रांट सिर्फ करीब $6 लाख का था 5 साल के लिए, और इसका मकसद सिर्फ ये समझना था कि चमगादड़ों के वायरस से इंसानों को संक्रमित कर भी सकते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ एक पेच है। 2024 में अमेरिकी कांग्रेस की एक सुनवाई में खुद NIH के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर लॉरेंस टाबाक ने मान लिया कि अगर जेनेरिक परिभाषा में देखा जाए तो हाँ, NIH ने वुहान में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को फंड किया। ये बयान सीधे फाउची के पुराने दावे के खिलाफ खड़ा हो गया। मतलब साफ है, ये कोई एक तरफा कहानी नहीं। एक तरफ रिसर्च और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सामान्य मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन था, तकनीकी तौर पर गेन ऑफ फंक्शन की परिभाषा में नहीं आता। दूसरी तरफ क्रिटिक्स जैसे रटगर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिसर्च एब्रोइड कहते हैं कि ये रिसर्च हर मायने में गेन ऑफ फंक्शन ही थी, यानी फंडिंग हुई ये तय है, लेकिन उस फंडिंग से क्या बना और क्या वही कोविड वायरस की वजह बना, ये सब भी विवाद का विषय है। दिसंबर 2019 वुहान शहर चीन एक नया वायरस सामने आता है। शुरुआत में कुछ निमोनिया के अनोखे मामले, कुछ ही हफ्तों में ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। WHO इसे महामारी घोषित करता है। देश के देश लॉकडाउन में चले जाते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग अपनी जान खो देते हैं। अस्पतालों के बाहर लाइनें, ऑक्सीजन की कमी, शमशान घाटों में लगी कतारें, हम सब ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है। और सवाल उठा, ये वायरस आया कहां से? क्या ये किसी जंगली जानवर से इंसानों में सीधे फैला, या उसी वुहान लैब से जहां अमेरिकी पैसे से रिसर्च हो रही थी, गलती से बाहर निकल गया? शुरुआत में लैब लीक थियरी को मीडिया और कई वैज्ञानिकों ने सिरे से नकार दिया। इसे कॉन्फिडेंसी थियरी कहा गया। सोशल मीडिया पर इसे बैन तक किया गया। फाउची खुद कई बार सार्वजनिक तौर पर इस थियरी को खारिज करते दिखे, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। अमेरिकी जांच एजेंसियों के बीच भी इस सवाल पर एक राय कभी नहीं बनी। FBI ने लैब से जुड़ी थियरी को ज्यादा संभावित माना। अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट का भी झुकाव लैब इंसिडेंट की तरफ था। 2025 में CIA ने अपना रुख बदला और कम भरोसे के साथ लैब संबंधित ओरिजिन को थोड़ा ज्यादा संभावित माना, जबकि कुछ और एजेंसियों और नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल का आकलन अब भी कहता है कि नेचुरल स्पिलओवर ज्यादा संभावित है। यानी आज 6.5 साल बाद भी अमेरिकी सरकार के भीतर ही इस सवाल पर सहमति नहीं है, और एक बात पर लगभग सभी एजेंसियां सहमत हैं कि वायरस जानबूझकर बायो वेपन के तौर पर नहीं बनाया गया था। ये फर्क समझना जरूरी है। एक्सीडेंटल लैब लीक का आरोप और जानबूझकर वायरस बनाने का आरोप, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। अब आती है इस कहानी की सबसे बड़ी ट्विस्ट। 19 जून 2026 तुलसी गबार्ड, जो अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी DNI थी,
अपने पद से विदा हो रही थी। उन्होंने अपने पति की बीमारी के चलते मई 2026 में इस्तीफा का ऐलान कर दिया था और अपने ऑफिस में आखिरी दिन उन्होंने सैकड़ों पेज के डिक्लासिफाइड दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए। गबार्ड का दावा था कि ये दस्तावेज साबित करते हैं कि फाउची ने इंटेलिजेंस कम्युनिटी के भीतर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जानबूझकर लेब लीक थ्योरी को दबाया और नेचुरल ओरिजिन थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए अपने मनपसंद एक्सपर्ट्स को आगे किया। गबार्ड ने यह भी आरोप लगाया कि 2024 में कांग्रेस के सामने फाउची ने झूठी गवाही दी थी जब उन्होंने कहा कि उन्हें इंटेलिजेंस अधिकारियों के साथ वायरस रिसर्च पर हुई बातचीत की कोई जानकारी नहीं थी। इन दस्तावेजों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने विल्स वॉलर के तौर पर सामने आकर बताया कि जो भी अधिकारी लेब लीक थ्योरी का समर्थन करते थे उन्हें कैरियर में नुकसान झेलना पड़ा। उन्हें किनारे किया गया। एक कॉन्ट्रैक्ट को विल्स वॉलर बनने के कुछ ही दिनों के भीतर नौकरी से हटा दिया गया। गबार्ड ने इन आरोपों को इंटेलिजेंस कम्युनिटी के इंस्पेक्टर जनरल के पास भी भेज दिया है जांच के लिए। ये दस्तावेज आरोप हैं, अदालत का फैसला नहीं। खुद कई पत्रकारों और जानकारों ने इस रिलीज पर सवाल उठाए हैं कि क्या ये सच में ठोस सबूत है या एक राजनीतिक रूप से चार्ज बयान जो विदाई के आखिरी दिन एक बड़ा धमाका करने के लिए जारी किया गया। फाउची की तरफ से उनके जाने माने रुख के मुताबिक उन्होंने हमेशा इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। और एक अहम बात, जनवरी 2025 में तब के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फाउची के एक प्रीम्प्टिव माफी यानी पहले से माफी दे दी थी, ये कहते हुए कि उन्हें डर था कि फाउची को बिना ठोस वजह राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा सकता है। ये माफी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एक तरफ से सुरक्षा कवच जैसी लगती है, दूसरी तरफ आलोचक इसे शक की वजह भी मानते हैं। तो आखिर सच क्या है? सच यह है कि अमेरिका की अपनी एजेंसियां इस सवाल पर बटी हुई हैं। एफबीआई और एनर्जी डिपार्टमेंट लेब लीक की तरफ झुके हैं। कुछ और एजेंसियां नेचुरल स्पिल ओवर को ज्यादा मानती हैं और अब राजनीतिक रूप से ये मुद्दा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच में हथियार बन चुका है। फाउची पर आरोप है, सबूत मौजूद है, लेकिन आरोप और साबित सच्चाई के बीच एक बड़ी खाई होती है और वो खाई आज भी मौजूद है। जो साफ तौर पर सच है वो ये, दुनिया ने एक भयानक कीमत चुकाई। लाखों लोग मरे और जिन एजेंसियों पर भरोसा करके दुनिया को जवाब मिलने थे, उन्हीं एजेंसियों के भीतर बैठे लोगों पर अब सवाल उठ रहे हैं कि शायद उन्होंने जवाबदेही से ज्यादा अपनी खास बचाने को तरहीज दी। हम आम लोग जब किसी महामारी से जूझ रहे थे, अपने अपनों को खो रहे थे, तब हमारा सबसे बड़ा सहारा था विज्ञान और उन संस्थानों पर भरोसा जो हमें सच बताने का वादा करते थे। लेकिन अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ एक आदमी का नहीं रह जाता। सवाल ये बनता है कि जब सच्चाई और सत्ता आमने सामने आती है तो कितनी बार सत्ता जीत जाती है और सच्चाई दब जाती है। और अगर ये आरोप गलत साबित होते हैं तो भी एक सवाल बाकी रहता है, क्यों एक राजनीतिक रूप से इतना संवेदनशील मामला इतने सालों बाद भी सिर्फ आरोपों और जवाबी आरोपों में उलझा हुआ है, जबकि लाखों परिवार अब भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सच्चाई सामने आएगी या दब जाएगी ये वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, जब कोई पारदर्शी निष्पक्ष जांच पूरी नहीं होती, ये सवाल हम सबको परेशान करता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी देने वाला लगा हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, सच क्या है।